Chapter 4 Alternative Centers of Economic and Political Power, Class 12th. ये बोथ CBSE एंड JKBUSE J&K बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन दोनों के सिलेबस का है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आप पढ़ चुके हैं कि आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार देयर वर टू बाईपोलर स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, या यू कैन से two superpowers in the world, the USSR and USA. And after the end of the bipolar structure of world politics in the early 1990s, it became clear that alternative centers of political and economic power could limit America's dominance. तो 1990 के बाद जब डिसइंटीग्रेशन हो गया USSR का, तो उसके बाद USA जो था वो एक वर्ल्ड पावर, सुपर पावर बन गया। और उसके हमने पिछले चैप्टर में कि किस तरह से डोमिनेंस रहा अमेरिका का, US डोमिनेंस इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जो थर्ड चैप्टर में हमने पढ़ा। और अमेरिका ने किस तरह से गल्फ वार, अलकायदा के अगेंस्ट जो अफ़गानिस्तान में, इराक़ में अटैक करवाए, वो उसकी डोमिनेंस थी। तो उसकी डोमिनेंस को थोड़ा सा अल्टरनेट देने के लिए ये थ्री पावर्स हमारे पास हैं इस चैप्टर में, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो हैं यूरोपियन यूनियन EU, और एशिया की एक एसोसिएशन है, इसको बोलते हैं आसियान। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। और इसके बाद है इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन ये दिया हुआ है, और ये यूरोपियन यूनियन है। While evolving regional solutions to their historical amities and weaknesses, both the European Union and ASEAN have developed alternative institutions and conventions that build a more peaceful and cooperative regional order and have transferred the countries in the region into prosperous economies. तो इनकी इकॉनमीज़ जो हैं वो ये इंस्टीट्यूशंस जो बनी है आसियान और यूरोपियन यूनियन, जो कोऑपरेटिव और पीसफुल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं अपने रीजन में, और इनको रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं। और ये जो हैं ये अपनी इकॉनमी को प्रॉस्पर कर रहे हैं। और थर्ड जो अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर जो है वो वर्ल्ड में जो आ रहा है, दैट इज़ चाइना। The economic rise of China has made a dramatic impact on the world politics. In this chapter, we take a look at some of these emerging alternative centers of power and assesses their possible role in the future. तो आगे आने वाले टाइम में चाइना का क्या रोल है, यूरोपियन यूनियन का क्या है, या आसियान का क्या है, इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लेते हैं। अब देखिए, थोड़ी सी मैं आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये रेड वाली है। द सोशलिस्ट रोड इज़ द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, ये चाइना का दिखाया गया है। और ये शंघाई इसकी सिटी है। द टू इमेजेस हेयर रिप्रेजेंट टू फेसेस ऑफ द हिस्ट्री ऑफ चाइना। द रेड पोस्टर, ये दोनों पिक्चरें साथ में दिखाई गई हैं। रेड पोस्टर, द सोशलिस्ट रोड इज़ द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, रिप्रेजेंट्स द आइडियोलॉजी दैट गाइडेड China during its early phase after the revolution. The photograph below is that of the city of Shanghai, the symbol of China's new economic power. ये इसकी चाइना की इकोनॉमिक पावर को दर्शाता है। Let us start यूरोपियन यूनियन। अभी हम यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ते हैं। As the Second World War came to an end, Second World War जैसे ही ख़त्म हुआ, many Europe's leaders grappled with the question of Europe. Should Europe be allowed to revert to its old rivalries, or the reconstructed on principles and institutions that would contribute to a positive conception of international relations? अब देखिए, जब सेकंड वर्ल्ड वार ओवर हो गया तो यूरोपियन इकॉनमीज़ को बहुत नुकसान हुआ था, और ये क्वेश्चन रेज हो रहा था कि क्या यूरोपियन इकॉनमी जो है फिर से रिवाइव होगी कि नहीं होगी। तो ये जो था यहाँ पे दिखाया गया है। इन 1945 द यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड द रूइन ऑफ देयर इकोनॉमीज, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि उसकी नुकसान हो चुका था सेकंड वर्ल्ड वार में यूरोपियन इकोनॉमीज़ को।
तो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वाज aided by the Cold War. America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what was called the Marshall Plan. तो आप को पता है कि मार्शल प्लान के तहत, ये मार्शल प्लान था जो अमेरिका का जो जनरल सेक्रेटरी था, इन्होंने मार्शल प्लान स्टार्ट किए थे यूरोप को इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए. द यूएस आल्सो क्रिएटेड न्यू कलेक्टिव सिक्योरिटी स्ट्रक्चर अंडर नाटो, और नई न्यू सिक्योरिटी स्ट्रक्चर नाटो के अंडर इसने स्टार्ट किया. अंडर द मार्शल प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसकी क्या है, इसकी एब्रीवेशन है OEEC, Organization of European Economic Cooperation, was established in 1948 to channel aid to the West European states. तो जो यूरोपियन बेस्ट जो कंट्रीज़ थी यूरोप की, उनको एड देने के लिए एक चैनल बनाया गया था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन. इट बिकेम, ये स्टार्ट किया गया, एस्टैब्लिश किया गया इन 1948 में. इट बिकेम ए फोरम वेयर the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. The Council of Europe established in 1949, और यूरोप की काउंसिल जो थी वो स्टार्ट हुई 1949 में. was another step forward in political cooperation. ये political cooperation का एक और step था. The process of economic integration of European capitalist countries proceeded step by step. Timeline of European integration leading to the formation of European Economic Community in 1957. ये पिक्चर मैं आपको दिखा दूंगा अभी. This process acquired a political dimension with the creation of the European Parliament. The collapse of the Soviet bloc put Europe on a fast track and resulted in the establishment of European Union in 1992. तो यूरोपियन यूनियन जो है एक्चुअल में जो स्टार्ट हुई, ये हुई 1992 में. तो यूरोपियन काउंसिल 1957 में स्टार्ट हुई. यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी इसको बोलते हैं. दिस प्रोसेस जो है एक्वायर्ड पॉलिटिकल डायमेंशन. द फाउंडेशन वाज thus laid for a common foreign and security policy, cooperation on justice and home affairs, and the creation of single currency. The European Union has evolved over time from an economic union to an increasingly political one. यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक यूनियन से पॉलिटिकल हो गई. द यूरोपियन यूनियन हैज़ स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज ए नेशन स्टेट. तो ये एक यूरोपियन यूनियन जो थी, समझो वो एक ये कंट्री की तरह बन गई थी, नेशन स्टेट हो गई. वाइल द अटेम्प्ट्स टू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूरोपियन यूनियन हैव फेल्ड, इट हैज़ इट्स ओन फ्लैग. इसका अपना एक फ्लैग है, एंथम है. और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यूरोपियन यूनियन जो है इसका क्या है, इट्स ओन फ्लैग. ये मैं अंडरलाइन करके दिखाता हूँ. यूरोपियन यूनियन हैज़ इट्स ओन फ्लैग, एंथम इसका अपना है, फंडिंग डेट है, कब फाउंड की गई, एंड करेंसी इसकी अपनी यूरो. इट आल्सो हैज़ सम फॉर्म ऑफ कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इन द डीलिंग्स विद अदर नेशंस. द यूरोपियन यूनियन हैज़ tried to expand areas of cooperation while acquiring new members, especially from the erstwhile Soviet bloc. अब देखिए सोवियत ब्लॉक जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुआ था वो भी इसके मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन के. अभी हम आपको ये मैप इसका दिखा रहे हैं. यूरोपियन यूनियन मैप है, ये जो वायलेट कलर में है ये शो कर रहा है ओल्ड मेंबर्स जो हैं इसके, और जो ये ऑरेंज कलर है ये न्यू मेंबर्स हैं, ये न्यू मेंबर्स हैं, और ये ओल्ड मेंबर्स हैं इसके. ये जो ये दिखाया गया है ये. तो इसमें ओल्ड मेंबर फिनलैंड, स्वीडन है, आइसलैंड, आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, डेनमार्क, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली, स्पेन, पुर्तगाल,
वगैरह जो इसके ओल्ड मेंबर थे, ग्रीस, इटली। और ये न्यू मेंबर जो है इसमें ज्वाइन किए इस्टोनिया, लेटिविया, लिथुनिया जो यूएसएसआर से डिसइंटीग्रेट हुए, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बल्गेरिया। तो क्रोएशिया, स्लोवानिया, ये इसके साइप्रस, ये क्या है इसके मेंबर देश हैं यूरोपियन यूनियन के। Especially from the erstwhile Soviet bloc, the process has not proved easy for people in many countries are not very enthusiastic in keeping the European Union powers that were exercised by the government of their country. There are also reservations about including some new countries within the European Union. तो यूरोपियन यूनियन में कुछ शामिल होने के लिए कुछ रिजर्वेशंस भी इन्होंने रखी हुई थी। The European Union has economic, political and diplomatic and military influence. अब देखिए यूरोपियन यूनियन का इन्फ्लुएंस जो है वो कौन कौन सा है, वो इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल है, डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। द यूरोपियन यूनियन इज़ द वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। यूरोपियन यूनियन का ये इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस क्यों है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वर्ल्ड्स सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी विद GDP of more than $17 trillion in 2016। 2016 में इसकी जो क्या थी, इसकी GDP जो थी वो $17 ट्रिलियन थी। नेक्स्ट टू दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से दूसरे नंबर पे इसी की थी। इन करेंसी द यूरो कैन पोज ए थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ US डॉलर। अब देखिए थ्रेट ऑफ क्या कर रही है कि US जो डॉलर है जिसकी कीमत जो है वो इंडियन रुपीस में 78 और US डॉलर की 1 रुपीज़, तो ये यूरो जो है वो US डॉलर से भी कॉस्टली है, इसको भी थ्रेट कर रही है। इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज़ मच लार्जर दैन दैट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स से भी इसका शेयर जो है वो कहीं ज़्यादा है। लोइंग टू इट to be more assertive in trade disputes with the US and China. Its economic power gives it influence over its closest neighbors as well as in Asia and Africa. It also functions as an important bloc in international economic organizations such as the World Trade Organization, WTO. तो ये जो है यूरोपियन यूनियन, इसकी इकोनॉमिक पावर जो है वो अपने क्लोजेस्ट जो एशिया और अफ्रीका जो इसके नेबरर हैं, जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस कर रही है। और इसके फंक्शन जो हैं इम्पॉर्टेंट ब्लॉक हैं जो इसके इंटरनेशनल, वो है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी ये वर्ल्ड WTO को भी इन्फ्लुएंस कर रही है। द यूरोपियन यूनियन है आल्सो हैज़ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस। इसका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस भी है, क्योंकि 2 मेंबर्स जो हैं इसके वो यूरोपियन यूनियन के ब्रिटेन एंड फ्रांस परमानेंट सीट्स हैं इनकी ऑन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, UN सिक्योरिटी काउंसिल जिसको आप जानते हैं। तो अगर नहीं होगा तो इसको हम 6th चैप्टर में पढ़ेंगे, UN सिक्योरिटी काउंसिल जो है। द यूरोपियन यूनियन इंक्लूड्स सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UNSC, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इसके कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी हैं। दिस हैज़ इनेबल्ड द यूरोपियन यूनियन टू इन्फ्लुएंस सम US पॉलिसीज सच एज द करंट US पोजीशन ऑन ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब देखिए इसका परमानेंट सीटों का होना यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में और नॉन परमानेंट का होना, ये इन्फ्लुएंस कर सकती है अमेरिका जो सुपर पावर है उसको इन्फ्लुएंस करती है उसकी पॉलिसीज़ को, US की पॉलिसीज़ को। जैसे करंट US पोजीशन जो है ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे आपने देखा होगा, तो जो इसकी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही थी अमेरिका और ईरान की, क्योंकि अमेरिका जो है USA जो है वो इसको रोकना चाहता है ईरान को कि कोई वेपन्स या कोई न्यूक्लियर पावर वगैरह ना बना ले। तो उधर से ईरान भी डरता नहीं है, इसको पूरी अपनी पावर दिखाता है। इसके साथ साथ ये टाइमलाइन ऑफ यूरोपियन यूनियन की दिखाई गई है, ये टाइमलाइन दिखाई गई है इसकी इंटीग्रेशन की, कि कैसे कैसे ये इंटीग्रेट हुआ, कैसे कैसे जुड़ा। 1951 में इसने प्रोसेस स्टार्ट किया, फिर ये इसमें क्या हुआ, 6 बेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, फ्रांस बेस्ट
Germany, Italy, Belgium, the Netherlands, and Luxembourg signed the Treaty of Paris, establishing the European Coal and Steel Community. पहले ये ECSC के नाम से स्टार्ट हुई, फिर 1957 मार्च 25 में these 6 countries signed the Treaties of Rome. तो धीरे धीरे ये शुरू में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के नाम से ये स्टार्ट हुई 1957 में, फिर ये यूरोपियन यूनियन 1973 जनवरी डेनमार्क, आयरलैंड एंड द यूनाइटेड किंगडम जॉइन द यूरोपियन कम्युनिटी को इन्होंने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद 1979 में जून फर्स्ट डायरेक्ट इलेक्शंस टू द यूरोपियन पार्लियामेंट के लिए हुई। 1981 में जनवरी ग्रीस ज्वाइन द यूरोपियन कम्युनिटी। तो शुरू में ये यूरोपियन कम्युनिटी के नाम से 1957 में स्टार्ट की गई थी। तो और धीरे धीरे ये 1992 ये याद रखना है आपने, February 7, 1992 द ट्रिटी मास्ट्रिक्ट की ट्रिटी हुई वाज साइंड एस्टैब्लिशिंग द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन एस्टैब्लिश हुई 1992 में। 1993 जनवरी द सिंगल मार्केट वाज क्रिएटेड। 1995 जनवरी ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। 2002 जनवरी यूरो द न्यू करेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स। तो 12 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स ने इसकी जो स्टार्ट करी थी ये करेंसी यूरोस की स्टार्ट करी। तो उसके बाद 2004 में 10 न्यू मेंबर्स साइप्रस, चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया, हंगरी, लैटविया, लिथुआनिया, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। तो 2007 जनवरी बल्गेरिया एंड रोमानिया ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन। 2009 दिसंबर 2009 दिसंबर लिस्बॉन ट्रिटी केम इनटू फोर्स। तो ये ट्रिटी या कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप या आपको पूछा जा सकता है, तो ये टाइमलाइन इंटीग्रेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन आपने याद रखनी है। 2012 द यूरोपियन यूनियन इज अवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज। 2013 Croatia becomes the 28th member of European Union. 2016 referendum in Britain, 51.9% voters decide that Britain Brexit from the European Union. तो 2016 में इनकी वोटिंग हुई इंग्लैंड में कि जो यूनाइटेड किंगडम इसका मेंबर था तो उसको यहाँ से एग्ज़िट कर देना चाहिए। ये 51.9% वोटर इसके फेवर में थे, ब्रेक्जिट के फेवर में, मीन्स एग्ज़िट कर जाएगा ब्रिटेन फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। तो ये इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो यूनाइटेड जो इन मिलिट्रीली इन्फ्लुएंस अगर हम इसका देखें तो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है, सिक्योरिटी काउंसिल है जो है, इसके परमानेंट मेंबर भी हैं, नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं। तो यूएस पॉलिसी सच एज द करंट यूएस पोजीशन ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम वगैरह जो है उसमें इन्फ्लुएंस करती हैं ये। इसके अलावा इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स, its use of diplomacy, economic investments and negotiations rather than coercion and military force has been effective as in the case of its dialogue with China on human rights and environmental degradation. Militarily, the European Union's combined armed forces are the second largest in the world. अब देखिए मिलिटरली अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो इसकी कंबाइंड फोर्सेस जो हैं यूरोपियन यूनियन की वो क्या हैं, सेकंड लार्जेस्ट हैं अमेरिका के बाद। दूसरे नंबर पे इसकी इकॉनमी भी आती है और दूसरे नंबर पे इसकी फोर्सेस भी आती हैं। द टू यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स ब्रिटेन एंड फ्रांस आल्सो हैव न्यूक्लियर आर्सनल्स, इनके पास हैं न्यूक्लियर बार हेड्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 550 न्यूक्लियर बार हेड्स हैं। इट इज़ आल्सो द वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की भी ये सेकंड वर्ल्ड्स सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। एज ए सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप देखिए इसको सुपर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। यूरोपियन यूनियन इज एबल टू इंटरवीन in economic, political and social areas, but in many areas its member states have their own foreign relations and defense policies that are often
at odds with each other. Thus, Britain's Prime Minister Tony Blair was America's partner in the Iraq invasion, and many of the European Union's newer members made up the US-led coalition of the willing, whereas जर्मनी एंड फ्रांस पोज्ड अमेरिकन पॉलिसी। अब देखिए, जब इराक पे अमेरिका ने अटैक किया था तो टोनी ब्लेयर दैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, इन्होंने इनका साथ दिया और इराक पे अटैक किया, जबकि जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध किया और इन्होंने साथ नहीं दिया था। देयर इज़ आल्सो ए डीप सीटेड यूरोप सेक्टिसिज्म इन सम पार्ट्स ऑफ यूरोप अबाउट द यूरोपियन यूनियंस इंटीग्रेशनिस्ट agenda. Thus, for example, Britain's former Prime Minister Margaret Thatcher kept the UK out of the European market. तो ब्रिटेन के फार्मर प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थेचर जो थे, इन्हें यूरोपियन यूनियन से अपने आप को थोड़ा अलग रखा। और डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रेसिस्टेड द मास्ट्रिक्ट ट्रीटी एंड द अडॉप्शन ऑफ द यूरो। तो डेनमार्क और स्वीडन ने भी इसको यूरो को अडॉप्ट किया, इसकी यूरोपियन यूनियन की करेंसी को, ट्रीटी एंड द अडॉप्शन मास्ट्रिक्ट ट्रीटी के बाद। द कॉमन यूरोपियन करेंसी दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन टू एक्ट इन मैटर्स ऑफ फॉरेन रिलेशंस एंड डिफेंस। तो ये यूरोपियन यूनियन के बारे में थी।